Hello, good morning, students. Welcome you all in this video. In this video, we are just going to study 8th class history, chapter number 2. The name of the chapter is From Trade to Territory. In this chapter, we will study how the Britishers came to India for trade, but they made India their territory. चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं कि क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज द पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। वी विल फिनिश इट इन 5 पार्ट्स। देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनी। किस तरह से ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आई इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम यही पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 है ट्रेड रिवलरी, जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कार्नेटिक वॉर्स, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का बैटल बहुत इम्पोर्टेंट होता है हिस्ट्री में। बैटल ऑफ बक्सर, ये 2 इम्पोर्टेंट हम बैटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठास। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड बेलेजली और उसकी पॉलिसीज़ के बारे में है। सब्सिडियरी अलाइंसेस, जो सहायक संधियां ब्रिटिश लोगों ने इंडियन किंग्स के साथ में की थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, यानी लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसीज हम पढ़ने वाले हैं। जिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो उसने नई एक पॉलिसी बनाई थी, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। You have read in the previous classes that since ancient time India was an important trading center. Merchant and traders from Europe and Asia came to India. देखिए इंडिया जो है बहुत पुराने समय से ही एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर रहा है। यहाँ पे जो बहुत सारे मर्चेंट और ट्रेडर्स आया करते थे यूरोप और एशिया से, और ये हमारे इंडिया में ट्रेड किया करते थे, और इंडियन ट्रेडर्स जो थे वो भी इससे प्रॉफिट प्राप्त करते थे, इसलिए वो इनके ट्रेड को और अधिक एनकरेज करने की कोशिश किया करते थे। इसी तरह से 1498 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। एक पुर्तगीज फ्लीट का मतलब होता है जहाज़ों का बेड़ा। तो एक पुर्तगीज फ्लीट यानी जहाज़ों का बेड़ा आकर रुका वास्को डी गामा के लीडरशिप में, और इसने जो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोप से इंडिया का जो रास्ता था वो पहली बार खोजा था। इससे पहले यूरोपियन लोग इंडिया में नहीं आते थे। तो जब वास्को डी गामा ने 1498 में इंडिया का रास्ता खोजा तो इससे क्या हुआ, विच पेव्ड द वे टू डायरेक्ट इंडो यूरोपियन कॉमर्स। तो इससे इंडो यूरोपियन कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य बढ़ने लगा, यानी नया रास्ता खुल गया तो बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर आने लगे। द पुर्तगीज सून सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट इन गोवा, दमन एंड दीव एंड बॉम्बे। देखो पुर्तगीज ने इस रास्ते को खोजने के बाद में गोवा, दमन, दीव और बॉम्बे में अपना पोर्ट बना लिए या पोस्ट बना ली, और इसके बाद में वो क्या करते थे, समुद्र में भी उन्होंने अपना पहरा बिठा दिया। और व्हेनेवर एनी पर्सन फ्रॉम द अदर कंट्रीज केम टू इंडिया, तो वो क्या करते थे, उससे कुछ टैक्स लिया करते थे। आफ्टर देयर कॉन्क्वेस्ट इन गोवा, जब उन्होंने गोवा में अपनी विजय प्राप्त की, द पुर्तगीज इंस्टीट्यूटेड द गोवा इनक्यूजन्स। देखिए गोवा इनक्यूजन क्या है, यहाँ पर गोवा में उन्होंने कुछ धार्मिक न्यायालयों की स्थापना की थी, यानी धर्म से संबंधित न्याय करने के स्थान बनाए थे। वेयर न्यू इंडियन कन्वर्ट्स एंड नॉन क्रिश्चियंस वर पनिश्ड फॉर सस्पेक्टेड हियरसे अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट कोई हियरसे का मतलब होता है कोई अब्बा उड़ाए या कोई बुराई करे, तो उसके बारे में यहाँ पर न्याय किया करते थे। एंड वर कंडेम्ड टू बी बर्न्ड, और ऐसे लोग जिन पर क्रिश्चियन धर्म के बारे में अब्बा या बुराई फैलाने का आरोप लगता था, क्रिश्चियन धर्म की कोई बुराई करता था, तो उन सबको वो कंडेम्ड टू बी बर्न्ड यानी जला दिया करते थे, यानी कि यहाँ पर उन्हें सजा मिला करती थी। गोवा बिकेम द मेन पुर्तगीज बेस अंटिल इट वाज एनेक्स्ड बाय इंडिया इन 1961। तो 1961 में जब इंडिया ने इसको एनेक्स किया था, यानी इंडिया ने इन गवर्नमेंट ने इस पर कब्जा किया था, उससे पहले तक यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तब तक पुर्तगीज़ का गोवा पर अधिकार हुआ करता था। आज भी आप गोवा जाएं तो आपको पुर्तगीज़ के रहने के
वहाँ पर सबूत मिलते हैं, और उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वहाँ की बिल्डिंग्स का, वो भी आपको पुर्तगीज स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड मिलेगा। तो आगे चलते हैं। देखिए, द नेक्स्ट टू अराइव वर डच, यानी सबसे पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद में आए थे डच। तो 1498 डेट आपको याद रखनी है। वास्को डी गामा ने ये रूट सबसे पहले डिस्कवर किया था विद देयर मैन बेस इन सिलोन। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने अपना जो मैन बेस है वो सीलोन में बनाया। दे एस्टेब्लिश पोस्ट इन मालाबार। तो यहाँ पर देखिए, मालाबार जो है, ये मालाबार एक कोस्ट है, यानी वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा, जो मालाबार कोस्ट स्पेशली जो केरला में और उसका कुछ हिस्सा कर्नाटक में भी है, पर दरअसल केरला में स्थित जो ओशन कोस्ट है उसे हम मालाबार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना बेस स्थापित किया। हाउएवर देयर एक्सपेंशन इनटू इंडिया वाज हॉल्टेड। देखिए, डच की बात हो रही है यहाँ पर, और डच गोवा, पुर्तगीज की बात हुई थी गोवा में, डच जो है यहाँ पर इंडिया में आए और मालाबार कोस्ट पर उन्होंने अपना अधिकार लिया, लेकिन उन्हें एक्सपेंशन नहीं होने दिया उनका, और उनका हॉल्टेड यानी रोक दिया गया आफ्टर द डिफीट इन द बैटल ऑफ कोलाचल। तो ये बैटल ऑफ कोलाचल क्या है, जिसको कुलाचल भी कहते हैं। दिस बैटल वाज हैपेंड इन 1741। कुलाचल इज अ प्लेस इन कन्याकुमारी। आप जानते होंगे कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडियन कंटिनेंट। तो इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में एक जगह है कुलाचल। तो यहाँ पर एक बैटल हुआ था बाय द किंगडम ऑफ त्रावणकोर। तो त्रावणकोर जो किंगडम है, त्रावणकोर क्या था, एक राज्य था। 1870 CE टू 1949 के बीच में ये राज्य था। 1870 CE टू 1949। तो इफ़ यू वांट देन यू कैन राइट इन द नोटबुक ऑल्सो एज अ नोट्स। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में थी। त्रावणकोर की राजधानी थी तिरुवनंतपुरम। तो ये तिरुवनंतपुरम में जो राजधानी थी इस राज्य की, इन राजाओं ने ही युद्ध किया, इसमें युद्ध में पार्टिसिपेट किया और डच लोगों को हरा दिया। इस तरह से उनका एक्सपेंशन उस समय रुक गया। तो वी शुड बी थैंकफुल टू द त्रावणकोर किंगडम। ड्यूरिंग द त्रावणकोर डच वॉर, द डच नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द डिफीट एंड नो लॉन्गर पोज्ड ए लार्ज कॉलोनियल थ्रेट टू इंडिया। इस तरह से इस युद्ध में हारने के बाद में भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा वो नहीं रहे, यानी डच लोग जो है हार गए थे। तो इससे हम भारत को बहुत अधिक फायदा हुआ। द नंबरस ट्रेडिंग कंपनीज वर कमिंग फॉर बाइंग goods such as spices, cotton, silk, indigo. They all wanted to buy these goods at low price. यानी देखो, बहुत सारी कंपनीज आ रही थी, नंबरस ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आ रही थी, और वो क्या चाहती थी, लो प्राइस पर गुड्स खरीदना चाहती थी और उन्हें सेल देम एट वेरी हाई प्राइस, और अपने अपने क्षेत्रों में उसे हाई प्राइस पर बेचना चाहती थी। एज दे ऑल वर बाइंग फ्रॉम इंडिया। तो देखिए, सारे के सारे लोग इंडिया से ही खरीदने आ रहे थे। तो जब वो उसे बेचने जाते थे उस सामान को, तो क्योंकि बहुत सारी कंपनीज थी और अलग अलग देशों में दो कंपनियां, मान लो किसी का देश में दोनों ही इंडिया में आती हैं और दोनों इंडिया से सेल कर बाय करके और सेल करती है विदेश में, तो देखो उनमें कंपटीशन होता है। तो दे ऑल वर बाइंग फ्रॉम इंडिया, तो देयर प्रॉफिट अर्न बिगेन टू श्रिंक। तो उनसे उनके जो श्रिंक है, यहाँ पर शब्द श्रिंक मतलब छोटा हो जाना है, कम हो जाना, तो उनका प्रॉफिट कम होने लगा, क्योंकि उनमें आपस में बहुत सारी कंपनियां थी, तो एक जिस चीज़ बेच रही थी तो ज़्यादा कंपटीशन हो रहा था, तो प्रॉफिट कम हो रहा था। दिस लेड टू रिवलरी अमॉन्ग देम। तो इससे क्या हुआ, आपस में रिवलरी यानी कि दुश्मनी पैदा हुई। रिवलरी का मतलब होता है दुश्मनी। तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग इंडियन किंगडम्स, यानी कि इंडियन किंगडम्स में भी आपस में बहुत अधिक लड़ाइयाँ चल रही थी। तो इससे क्या है, गेव अपॉर्चुनिटीज टू द यूरोपियन ट्रेडर्स टू ग्रेजुअली एक्सटेब्लिश्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो देखो, भारत के राजाओं में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही थी, इससे भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्थापित करने का मौका मिला यूरोपियंस को। ठीक है। और फॉलोइंग द डच, द ब्रिटिश हु सेट अप इन द वेस्ट कोस्ट, ब्रिटिश एम्पायर जो कि उस समय वेस्ट कोस्ट पोर्ट पर सूरत में 1619, आपको याद रखना है, पहले उन्होंने फैक्ट्री भी सूरत में लगाई थी 1619 में। एंड द फ्रेंच बोथ एस्टेब्लिश, इसके साथ में यानी पुर्तगीज आए, देन डच केम, देन ब्रिटिश और फ्रेंच। तो फ्रेंच पीपल भी, उन्होंने भी अपनी आउटपोस्ट लगाई हुई थी इन इंडिया। तो देखिए, ये जो बेस थे इन्होंने लगाए हुए थे दोनों ने ही, फ्रेंच लोगों ने और ब्रिटिश लोगों ने भी। तो दीज कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पावर कंट्रोल्ड वेरियस कोस्टल रीजन्स ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। इन्होंने साउथ में और ईस्ट में इंडिया में कई जगह पर अपने जगह जगह पर कंट्रोल कर लिए इंडिया ड्यूरिंग द एंशुइंग सेंचुरी, यानी शुरुआती समय में। दे इवेंचुअली लॉस्ट ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू द ब्रिटिश विद द एक्सपेंशन ऑफ
एक्सेप्शन ऑफ फ्रेंच आउटपोस्ट ऑफ पौंडीचेरी। देखिए फ्रेंच लोगों ने ब्रिटिश लोगों से बहुत अधिक लड़ाइयाँ लड़ी और इसमें फ्रेंच लोगों को नुकसान हुआ। सिर्फ पौंडीचेरी में जो फ्रेंच लोगों का बेस कैंप था, यानी कि ओनली अगर छोड़ दें आप पौंडीचेरी को, तो यहाँ के अलावा फ्रेंच लोगों के पास में कुछ भी नहीं बचा। सारी चीज़ें जो है ब्रिटिश लोगों को देनी पड़ी क्योंकि वो युद्ध में हार गए थे। एंड चंद्रनागौर, तो चंद्रनागौर एक सिटी है इन द वेस्ट बंगाल, तो आपको याद रखना है चंद्रनागौर इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। एंड द पुर्तगीज कॉलोनीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, तो देखो पुर्तगीज जो है वो तो गोवा, दमन और दीव में रह गए, जबकि फ्रेंच लोगों की जो आउटपोस्ट थी वो रह गई सिर्फ पौंडीचेरी और चंद्रनागौर में। क्यों? क्योंकि और जगह से इन्हें ब्रिटिश लोगों ने भगा दिया, हटा दिया। चलिए आगे चलते हैं। अराइवल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी, देखिए आप ब्रिटिश इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में अपने पैर जमाती है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड अ फॉर्मल रॉयल चार्टर टू द लंदन मर्चेंट, तो लंदन से आने वाले जो मर्चेंट व्यापारी लोग थे जो इंडिया में आए थे, उनको एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर भेजा गया ट्रेडिंग द ईस्ट इंडीज़, और इस चार्टर से उन्हें अनुमति मिल गई थी कि वही ईस्ट इंडीज़ नाम से वो एक कंपनी बनाकर इंडिया में अपना माल सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं, होपिंग टू ब्रेक द डच मोनोपोली। और ये रॉयल चार्टर का एकमात्र उद्देश्य था कि जो डच मोनोपोली थी, डच लोगों का एक अधिकार जो हो रहा था स्पाइस क्षेत्र में, यानी कि मसालों के क्षेत्र में, उसे हटाना। इन वाट इज़ नाउ इंडोनेशिया, जो कि इंडोनेशिया में उस समय चल रहा था, तो वो चाहते थे इंडोनेशिया में जो डच लोगों का एकाधिकार है वो इंडिया में ना हो, इसलिए देखिए रॉयल चार्टर को भेजा गया। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट सेंचुरी ऑफ ऑपरेशन द फोकस ऑफ द कंपनी वाज ट्रेड नॉट द बिल्डिंग ऑफ एन एम्पायर, तो देखिए शुरुआती समय में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका फोकस कहाँ पर था? सिर्फ ट्रेड पर था फोकस, लेकिन बाद में उसका एक एम्पायर बनाने पर फोकस हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट सेंचुरी में वो उनका सिर्फ एक ही फोकस था कि भाई ट्रेड हमको करना है, ट्रेड करने आए हैं। इंग्लिश ट्रेडर्स फ्रीक्वेंटली एंगेज्ड इन द हॉस्टिलिटीज़, देखिए इंग्लिश जो ट्रेडर्स थे वो हॉस्टिलिटीज़ में, यानी कि देखो दुश्मनी, हॉस्टिलिटीज़ का मतलब तो होता है शत्रुता या दुश्मनी, वो इंगेज थे, लगातार लगे हुए थे, व्यस्त थे, इंगेज थे किसमें? हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनियों में, विद देयर डच एंड पुर्तगीज काउंटर पार्ट्स इन द इंडियन ओशन। देखिए यहाँ पर काउंटर पार्ट्स का मतलब है जो एक समान क्षेत्र होते हैं, यानी भाई ये सभी व्यापारी थे, कई जगह पर एक जैसा इनका व्यापार चलता था, एक जैसे स्थानों पर व्यापार चलता था, तो वहाँ पर इनका बार बार यानी फ्रीक्वेंटली यानी बार बार उनकी लड़ाइयाँ होती थी। द कंपनी अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री ओवर द पुर्तगीज इन द बैटल ऑफ स्वैले। देखिए बैटल ऑफ स्वैली जो है, स्वैली को आप कह सकते हैं सुबाली भी, है ना। तो देखिए सूरत के पास में एक शहर है स्वैली या सुबाली, यह युद्ध हुआ था 1612 में। तो 1612 में सूरत के पास में एक युद्ध हुआ था, तो इसमें क्या हुआ, एक मेजर विक्ट्री मिली, है ना, किस पर? पुर्तगीज पर एक मेजर विक्ट्री मिली। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो बैटल ऑफ स्वैली था इसमें जो 1612 में हुआ था, सूरत में स्वैली है, वहाँ पर एक पुर्तगीज को बहुत बुरी तरह से हराया। At Swali in the Surat, the company decided to explore the feasibility। feasibility का मतलब होता है, या feasibility का मतलब होता है संभावना। देखिए संभावना लगी उन्हें ऑफ गेनिंग टेरिटोरियल फुट होल्ड इन द mainland इंडिया। तो जब इस बैटल को ब्रिटिश लोगों ने जीत लिया तो इसके साथ में संभावना उन्हें लगी कि भाई, संभावना क्या लगी कि फुट होल्ड का मतलब है कदम रखने की जगह, यानी पैर जमाने की उन्हें जगह मिल गई इस युद्ध के बाद, विद ऑफिशियल सैंक्शन फ्रॉम बोथ ब्रिटेन एंड मुगल एम्पायर। देखिए एक तो इंग्लैंड की रानी ने, क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें दे ही दिया था रॉयल चार्टर, इसके अलावा उन्हें इंडियन जो किंग थे उस समय, क्योंकि मुगल एम्पायर इंडिया में चल रहा था, तो मुगल एम्पायर से भी उन्हें परमिशन मिल गई थी। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं इसी में ही। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध था जो बैटल ऑफ स्वैली जो था, जो 1612 में लड़ा गया, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ किनके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश लोगों के लिए। तो देखिए आगे देखेंगे मुगल लोगों से परमिशन किस तरह से मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इन 1612 जेम्स फर्स्ट, देखिए जेम्स फर्स्ट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो
शुरुआत करने वाले लोग थे उनमें से जेम्स फर्स्ट थे। तो जेम्स फर्स्ट ने 1612 में जब वो बैटल ऑफ स्वाली हुआ था, उसी समय सर थॉमस रॉ एक व्यक्ति थे, सर थॉमस रॉ। देखिए कई बार एग्जामों में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि परमिशन लेने कौन गया था। तो मुगल एम्परर उस समय कौन था? सलीम जहांगीर। 1605 से लेकर 1627 तक इनका राज्य रहा है। टू अरेंज फॉर ए कमर्शियल ट्रीटी। तो देखिए आपको सिर्फ ये समझना है कि कौन गया था? सर थॉमस रॉ गए थे। और क्या किया था? कमर्शियल ट्रीटी किसके पास गए थे? सलीम जहांगीर के पास में ये गए थे। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। दैट वुड गिव द कंपनी एक्सक्लूसिव राइट, इससे विशेष अधिकार मिल गया, एक्सक्लूसिव विशेष अधिकार मिल गए टू रिजाइड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन द सूरत। और सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उन्हें परमिशन मिल गई। इसके अलावा अदर एरियाज के लिए मिल गई। इन रिटर्न द कंपनी ऑफर्ड प्रोवाइड द एम्परर विद द गुड्स एंड रेयरिटीज़। देखिए रेयरिटीज़ का मतलब है दुर्लभ वस्तुएं, यानी कुछ वस्तुएं जो उस समय इंडिया में मिलती नहीं थी, उन सब को उन्होंने देने का वादा किया कि भाई हम आपको ये सब चीज़ें दे देंगे। और भी बहुत सारे गुड्स यानी सामान उन्हें दिए गए। तो इस तरह से मुगल किंग तो उस समय आराम करने वाले, आराम पसंद राजा थे, उन्हें ये ऑफ़र बहुत अच्छा लगा और उन्होंने यानी जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी सर थॉमस रॉ को। और फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट दिस मिशन वाज हाईली सक्सेसफुल। तो ये जो मिशन था जेम्स फर्स्ट के द्वारा प्लान्ड जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ और जहांगीर ने एक लेटर जेम्स को दे दिया थ्रू सर थॉमस रॉ। तो इस तरह से आपको बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। The company which benefited from the imperial patronage soon expanded its commercial trading operations। जो कंपनी जिसको बेनिफिट हुआ था इंपीरियल पैट्रोनेज, यहाँ पर मतलब है राजा के द्वारा जो संरक्षण उन्हें दिया गया था उससे जो बेनिफिट हुआ, तो उन्होंने अपने व्यापार को और एक्सपेंस करना शुरू किया। इट इक्लिप्स द पुर्तगीज एस्टेडो द कंपनी। तो पुर्तगीज की जो कंपनी थी, जैसे ब्रिटिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पुर्तगीज की थी स्टेडो द इंडिया। तो इस कंपनी का इक्लिप्स का मतलब ग्रहण लग जाना। तो इस कंपनी को ग्रहण लग गया, पुर्तगीज की कंपनी को ग्रहण लग गया। विच हैड एस्टैब्लिश बेस इन द गोवा, चित्तागांव एंड बॉम्बे। तो चित्तगांव, गोवा और बॉम्बे में जो पर पुर्तगीज फैक्ट्री लगी थी उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। विच पुर्तगीज लेटर सीडेड टू। तो देखिए ये सीडेड का मतलब है सौंप दिया। पुर्तगीज कंपनी ने इसे सौंप दिया टू इंग्लैंड एज पार्ट ऑफ द डोरी ऑफ द कैथराइन ऑफ द ब्रिगेंजा। तो देखिए यहाँ पर समझना आपको जरूरी है कैथराइन ऑफ ब्रिगेंजा क्या है। तो देखिए इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स सेकंड, उनकी रानी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। तो ये पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसका विवाह इंग्लैंड के राजा के साथ हुआ था। तो एज ए डॉरी यानी कि दहेज में दे दिया किस चीज़ को? ये गोवा, चित्तगांव और बॉम्बे के जो बेसिस से जो पुर्तगीज ने बनाए थे, तो अपने राजकुमारी की शादी में देने पड़े इंग्लैंड के राजा को। इट मीन्स वो पहुंच गए ब्रिटेन के पास। ऑन आर मैरिज टू किंग चार्ल्स सेकंड द ईस्ट इंडिया कंपनी also launched a joint attack with the Dutch United East India Company on Portuguese and Spanish ship off the coast of China, which helped secured EIC। यहाँ पर EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए दिस वर्ड इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन दिस लेसन। तो आपको याद रखना है EIC, इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जॉइंट अटैक भी किए डच लोगों के साथ, है ना, और पुर्तगीज और स्पेनिश जो लोग थे उनके ऊपर उन्होंने कई बार हमला किया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फियर्सली कम्पिटिटिव विद द डच एंड फ्रेंच थ्रू आउट द 17 और 18 सेंचुरी। तो देखिए 17 और 18 सेंचुरी में फ्रेंच लोगों के साथ में और डच लोगों के साथ में पुर्तगीज लोगों का ब्रिटिश लोगों का बहुत अधिक कंपटीशन था और बहुत फियर्सली, इट मीन्स बहुत भयानक रूप से कंपटीशन। एक नॉर्मल कंपटीशन भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक रूप से ये कंपटीशन चल रहा था। ओवर स्पाइसेस, द स्पाइसेस आइलैंड एंड स्पाइसेस यानी कि सब कुछ मसालों के ऊपर था बेसिकली, यानी जो मसाले थे उनके ऊपर ये लड़ाइयाँ हुई। यानी सभी लोग चाहते थे कि स्पाइसेस सिर्फ वो ही खरीदे इंडिया से। एट द टाइम कुड ओनली बी फाउंड ऑन दीज आइलैंड्स सच एज पेपर, जिंजर, नटमैग। तो देखिए नटमैग का मतलब होता है यहाँ पर जायफल। जायफल आप जानते होंगे कई बार मसालों में, गरम मसाले में काम आता है। क्लोव्स आप जानते हैं, लॉन्ग एंड सिनेमन। तो सिनेमन का मतलब होता है दालचीनी। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्पाइसेस कुड ब्रिंग प्रॉफिट एज हाई एज 4%
400% फ्रॉम वन वोएज। तो देखिए एक बार जो वोएज यानी कि जो जहाजी बेड़ा आता था मसाले लेकर जाता था, और जब ये मसाले लेकर जाता था तो उनको मतलब 400% का फ़ायदा होता था, इसलिए हर कोई चाहता था कि मसालों पर उनका अधिकार हो जाए। तो द टेंशन वाज सो हाई बिटवीन द डच एंड द ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडीज ट्रेडिंग कंपनीज दैट इट escalated into at least 4 एंग्लो डच वॉर्स। तो इस तरह से टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई डच और ब्रिटिश लोगों के बीच में कि इससे एस्केलेटेड का मतलब होता है बढ़ जाना, और अधिक बढ़ गया इनटू एटलीस्ट 4 एंग्लो डच वार। तो इस तरह से इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ा कि एंग्लो डच जो थे यानी इंग्लिश और डच लोगों के बीच में 4 बार युद्ध हुए। जो डेट आप देख सकते हैं 1652 से 1654, 1665 टू 67, 1672 टू 74 और 80 से लेके 84 तक। ये 4 बार इनके बीच में बहुत ही फियर्स बैटल हुआ। द डच कंपनी मेंटेन्ड इट दैट प्रॉफिट मस्ट सपोर्ट द कॉस्ट ऑफ वॉर। तो डच कंपनी ये चाहती थी, भाई डच कंपनी मेंटेन की हुई थी दैट प्रॉफिट मस्ट सपोर्ट द कॉस्ट ऑफ वॉर विच केम फ्रॉम ट्रेड विच प्रोड्यूस्ड प्रॉफिट। यानी जितने भी युद्ध हुए उनमें ये चाहते थे कि भाई अपन इतना व्यापार कर लें कि युद्ध में होने वाली जो नुकसान है उसका भरपाई हो जाए। कंपटीशन अरोज इन 1635 व्हेन चार्ल्स फर्स्ट ग्रांटेड अ ट्रेडिंग लाइसेंस टू सर विलियम Courtin, which permitted the rival Courtin's associations to trade with the East at any location in which the EIC had no presence। यानी देखिए ये कंपटीशन इतना बढ़ गया कि चार्ल्स फर्स्ट नाम के व्यक्ति ने ग्रांटेड अ ट्रेडिंग लाइसेंस, एक लाइसेंस जारी किया टू सर विलियम कोर्टिन। इस लाइसेंस में क्या था कि ये लाइसेंस परमिट करता था राइवल कोर्टिन एसोसिएशन टू ट्रेड द ईस्ट एट एनी लोकेशन, कि भाई इस परमिशन से मतलब वो जो डच कंपनी थी वो किसी भी लोकेशन पर जहाँ पर EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार चलता था वहाँ पर व्यापार कर सकती थी। इन एन एक्ट एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ EIC किंग चार्ल्स सेकंड ग्रांटेड द EIC। तो इसी तरह से चार्ल्स सेकंड जो इंग्लैंड के राजा थे उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दी, जिससे उसको भी व्यापार करने में अधिक सुविधा होने लगी। इन सीरीज ऑफ 5 एक्ट 1670। तो यह जो किंग चार्ल्स सेकंड ने जो परमिशन दी थी वो एक एक्ट के रूप में थी, 1670 में मिली थी। द राइट टू ऑटोनोमस टेरिटोरियल एक्विजिशंस। तो एक्विजिशंस क्या है? संपत्ति। तो टेरिटोरियल जो संपत्ति थी या कि क्षेत्रीय संपत्ति थी, टू मिंट मनी यानी पैसे छापना, टू कमांड फोर्ट्रेसेस एंड ट्रुप्स एंड फॉर्म अलायंसेस यानी संधि करने के लिए, फोर्ट्रेसेस यानी छोटे मोटे किले बनाने के लिए, टू मेक वॉर एंड पीस एंड टू एक्सरसाइज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन ओवर द एक्वायर्ड एरिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस एरिया पर कब्जा किया वहाँ पर उसे यह परमिशन दे दी गई थी, ये पावर दे दी गई थी कि वो देखिए संधियाँ कर सकते थे, ट्रुप्स यानी कि छोटे मोटे सिपाहियों के दल रख सकते थे, और वॉर और पीस के लिए वो संधियाँ कर सकते थे, जुरिडिक्शन यानी न्याय भी कर सकते थे। इस तरह की परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मिल गई थी। इस तरह से वो भी पावरफुल हो गए थे। चलिए आगे चलते हैं। द कंपनी फ्रेश फ्रॉम ए कोलोजल विक्ट्री। देखिए कोलोजल का मतलब होता है बहुत भारी मात्रा में, बहुत बड़ी जो विक्ट्री हुई, एंड विद द बैकिंग ऑफ इट्स ऑन प्राइवेट वेल डिसिप्लिन एंड एक्सपीरियंस्ड आर्मी। इस तरह से तो ब्रिटिश लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में जो डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस्ड आर्मी इकट्ठी कर ली थी, वाज एबल टू एजर्ट इट्स इंटरेस्ट इन द कार्नेटिक रीजन्स फ्रॉम इट्स बेस इन मद्रास। देखिए मद्रास में जो इनके बेस चल रहे थे ब्रिटिश लोगों के, तो वहाँ पर ये जो है अपने इंटरेस्ट को, अपने हितों की पूर्ति करने के लिए बिल्कुल एबल हो गए थे, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी आर्मी डेवलप हो गई थी। इट्स बेस्ड मद्रास एंड बंगाल फ्रॉम कोलकाता विदाउट फेसिंग एनी फर्दर ऑब्स्टेकल। कोई इनके बीच में ऑब्स्टेकल यानी बाधा नहीं बची थी फ्रॉम अदर कॉलोनियल पावर, यानी कि डच, पुर्तगीज सभी लोग दूर हो गए थे, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी एक आर्मी डेवलप हो गई थी। इन 1689 मुगल फ्लीट कमांडेड बाय सीदी याकूब अटैक। तो सीदी याकूब कौन है? ये एक व्यक्ति था जो मुगल लोगों के द्वारा भेजा गया था ब्रिटिश लोगों के ऊपर अटैक करने बॉम्बे में। आफ्टर अ ईयर रेजिस्टेंस द EIC सरेंडर इन 1690। यानी 1 साल तक रेजिस्टेंस करने के बाद में ब्रिटिश आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। एंड द कंपनी सेंट एंड जो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बंगाल वगैरह में, मद्रास में अपना बहुत तगड़ा राज चला रही थी, तो इससे मुगल एम्पायर को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए मुगल लोगों ने एक सीदी याकूब के व्यक्ति को भेजा और अटैक करवाया। तो इसमें
ब्रिटिश लोगों की हार हुई है, तो कंपनी सेंट एनवॉयस टू, तो देखिए कंपनी ने एनवॉयस इट मीन्स होता है संदेश वाहक दूत, यानी संदेश ले जाने वाला एक दूत भेजा औरंगजेब के पास, टू कैम टू प्लेड फॉर ए पार्डन, यानी कि क्षमा याचना मांगने के लिए। द कंपनी एनवॉयस हैड टू प्रोस्ट्रेट देमसेल्फ, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है नतमस्तक कर देना, मतलब ढोक दे देना, देमसेल्फ बिफोर द एम्परर, और कंपनी के उस राजदूत ने उस एम्परर के यानी सम्राट के सामने जो था औरंगजेब के सामने मतलब नतमस्तक हो गया। पे लार्ज इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति की राशि, जो भी ब्रिटिश लोगों को नुकसान हुआ युद्ध की वजह से वो क्षतिपूर्ति राशि भी ब्रिटिश लोगों ने राजा के पास भेज दी, क्योंकि वो वही राजा को वापस से खुश करना चाहते थे। एंड द कंपनी सब्सिक्वेंटली, यानी बाद में, सब्सिक्वेंटली मीन्स होता है बाद में, री एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन बॉम्बे एंड सेट अप न्यू बेस इन कोलकाता। तो इसके बाद में देखिए राजा ने इन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि इन्होंने कई तरह से राजा को खुश कर दिया, वैसे भी ये बहुत बड़े चापलूस किस्म के व्यक्ति थे। तो इस तरह से कंपनी ने वापस से अपने बॉम्बे और कोलकाता में नए सेटअप लगा लिए। तो देखिए इसी के साथ में आज का यह वीडियो बहुत ख़त्म होता है। आई होप दैट यू एन्जॉयड अ वीडियो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ट्रेड इन बंगाल और बैटल ऑफ प्लासी के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बी एट होम, बी सेफ, गुड बाय।